हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में जहां पर हम मेंस आंसर राइटिंग के हमारे सेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जीएस 1 से जुड़े कुछ क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैं आपके साथ आंसर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी क्वेश्चन फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे हमने मॉर्निंग में अपलोड कर दी थी। इन क्वेश्चंस को आपने खुद अटेम्प्ट किया होगा। इसमें से जो आज 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, 1 4 मार्कर, 1 8 मार्कर एंड 1 20 मार्कर, इसमें से जो हमारे 20 मार्कर के क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियसली पूछे भी जा चुके हैं एचपीएस एग्जाम के मेंस के अंदर, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि किस तरीके से हम सबसे पहले जो 4 मार्कर आंसर है उसको अप्रोच करने वाले हैं दोस्तों। So the question which I asked you was what is mid hill zone in हिमाचल प्रदेश। 4 मार्कर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपको इंडियन ज्योग्राफी से भी और हिमाचल ज्योग्राफी से भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्कर्स के क्वेश्चंस की कैटेगरी में। तो ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि मिड हिल जोन हिमाचल प्रदेश का जो फिजियोग्राफिक रीजन है वो कौन सा रीजन है, इसके बारे में आपको जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपको बतानी है और एक मैप के थ्रू आपको हिमाचल के जो डिफरेंट फिजियोग्राफिक जोन्स हैं वो जोन्स भी शोकेस कर देने चाहिए एग्जामिनर को। हालांकि 4 मार्कर के लिए मैप बनाना नॉट मैंडेटरी, बिल्कुल भी जरूरी मैं नहीं कहूंगा कि है 4 मार्कर्स के लिए, लेकिन अगर आप मैप बना सकते हो, आपके पास इतना समय है और इतनी प्रैक्टिस है मैप ड्राइंग की, तो बहुत इजीली आप 4 में से 3.5 मार्क्स आराम से एग्जामिनर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद मैंने सिंपल जो मिड हिल जोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपने जीएस में पढ़ते हैं, अपने नोट्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल स्टैटिक इंफॉर्मेशन वो मैंने यहाँ पर सारी लिख दी है। मैंने क्या क्या की पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ऑल्टीट्यूड का रेंज क्या है, मिड हिल जोन में किस हाइट से किस हाइट तक के एरियाज को हम काउंट करते हैं, उसके बाद क्लाइमेट हमें किस तरीके का देखने को मिलता है, कितना ज्योग्राफिकल एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का वो हमारे मिड हिल जोन के अंदर आता है, इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। फिर मेजर क्रॉप्स हम इस मिड हिल जोन में क्या ग्रो कर रहे हो, और फाइनली जो दूसरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इस जोन के वो सारी इंपॉर्टेंस मैंने लिस्ट डाउन कर दी। तो क्या की डायमेंशंस वी हैव टू कवर अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी। अगर हमसे हिमाचल के किसी रीजन के बारे में पूछा जाए तो हमें उस रीजन की डेफिनेशन, यानी कि किस ऑल्टीट्यूड से किस ऑल्टीट्यूड तक वो रीजन माना जाता है, वहां पे कैसा क्लाइमेट है, कैसी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस कैसी है, और अगर किसी तरीके के रिसोर्सेज वहां अवेलेबल रहते हैं तो उसके बारे में भी हमें बता देना चाहिए। सिमिलरली अगर वेजिटेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हिमाचल की वेजिटेशन के बारे में बताओ या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन के बारे में बताओ, तो अगेन ऑल्टीट्यूड, जिस ऑल्टीट्यूड में वो वेजिटेशन पाई जाती है, जिस रीजन में वो वेजिटेशन पाई जाती है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में खास तौर पे वो वेजिटेशन डोमिनेंट है, वी विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, राइट। और 4 मार्कर का जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच वाज एन 8 मार्कर क्वेश्चन, अगेन रिलेटेड टू इंडियन ज्योग्राफी और वी कैन आल्सो से टू डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में से हमसे क्वेश्चन पूछा गया, द हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, डिस्कस द कॉजेस सॉरी एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स ऑफ मिटिगेशन। तो एक स्टेटमेंट दे दी गई है कि हिमालय जो है वो लैंडस्लाइड्स को लेकर के काफी ज्यादा वल्नरेबल है, काफी ज्यादा प्रोन है, इसके कारण क्या है और किस तरीके से मिटिगेशन किया जा सकता है। सो इन 8 मार्क्स यू हैव टू मेनली आंसर 2 बेसिक माइक्रो क्वेश्चंस। पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि क्या कॉज है हिमाचल का लैंडस्लाइड्स के प्रति बहुत ज्यादा प्रोन होने में, और दूसरा क्या मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन एक लाइन से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता है कि आगे जो 120 मार्क्स में मुझे आंसर लिखना है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले एक लाइन में बता दिया कि देखो हिमालयाज आर वेरी मच प्रोन टू लैंडस्लाइड्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। और इसके कॉजेज क्या हैं, 2 तरीके के कॉजेज हैं। जितना ज्यादा अपने पॉइंट्स को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करोगे उतना ज्यादा एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी और आपको मार्क्स देने में आसानी होगी। तो मैंने सबसे पहले नेचुरल कॉजेज एक साथ लिस्ट कर दिया और फिर मैंने ह्यूमन मेड कॉजेज को एक साथ लिख दिया है। तो नेचुरल कॉजेज में ऑब्वियसली हिमालय जो है वो टेक्टोनिकली एक्टिव है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है जिसकी वजह से जियोलॉजिकली बहुत सारी एक्टिविटी वहां होती रहती है, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स है और यंग फोल्ड माउंटेन्स है जो सेडिमेंट्री रॉक के बने हुए हैं, ठीक है। तो जो अपर सरफेस है हिमालयाज का वो सेडिमेंट्री रॉक का है जो अगेन इरोजन को लेकर के काफी वल्नरेबल है और लैंडस्लाइड्स वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। फिर जियो हाइड्रोलॉजी काफी कॉम्प्लेक्स है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से सब टेरेन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर वाटर इकट्ठा हो सकता है, वाटर लुब्रिकेट कर सकता है सॉइल सरफेस को, रिजल्टिंग इनटू लैंडस्लाइड्स। फिर ह्यूमन कॉजेज आ जाते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन। आज के टाइम पे लैंडस्लाइड्स के बढ़ने का जो कारण है वो ह्यूमन कॉजेज है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिससे वेजिटेशन कवर हट रहा है, जो सॉइल सरफेस है वो डिस्टेबिलाइज हो रही है। एग्रीकल्चर हम जो शिफ्टिंग प्रैक्टिस करते हैं उसकी वजह से भी जो हमारी सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है, और इलीगल माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण भी लैंडस्लाइड्स के केसेस हमें हिमाचल में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं मिटिगेशन मेजर्स।
अगेन मैंने क्लियरली डिमार्केट कर दिया कि अब मैं मिटिगेशन मेजर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, और फिर मैंने कहा कि देखो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, माइनिंग एक्टिविटी को रोका जा सकता है, और जो नेचुरल कॉजेज हैं वो ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड हैं, उनको हम नहीं रोक सकते। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज को मिनिमाइज करें, ट्री प्लांटेशन करें, हम कैचमेंट एरियाज लगाएं ताकि जो भी एक्स्ट्रा रेनफॉल का पानी होता है, रन ऑफ होता है, उसको हम इकट्ठा कर सके, सॉइल को वो ज्यादा डिस्टेबलाइज ना कर पाए। झूम कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक दे हिमालयस के अंदर, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट हिमालयस में ये प्रॉब्लम बहुत डोमिनेंट है। नेक्स्ट, लैंडस्लाइड्स, और जो लोगों को में अवेयरनेस बढ़ाएं कि लैंडस्लाइड किस तरीके से होती है, ताकि लोग अपनी तरफ से भी, अपनी कम्युनिटीज में भी ये ध्यान रख सकें कि कोई एरिया लैंडस्लाइड को लेकर के प्रोन ना हो जाए, राइट। सो दीज आर सर्टेन मेजर्स दैट यू कैन लिस्ट डाउन। इफ यू वांट, आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो एक लाइन का, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी मच नेसेसरी इन दिस आंसर। दो इंफॉर्मेशन जो आपको मांगी गई थी कि क्या कॉजेज होते हैं, क्या मिटिगेशन मेजर्स होते हैं, वो आपने यहाँ पर बखूबी लिस्ट कर दिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे 20 मार्कर क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट दी रोल ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश विद अ फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सिरमौर एंड चंबा प्रजामंडल। तो आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्रजामंडल मूवमेंट्स उनको एक्सप्लेन करना है, उनका रोल क्या रहा है फ्रीडम मूवमेंट में, और हमें खास तौर पे सिरमौर और चंबा के प्रजामंडल को फोकस में रखते हुए अपना आंसर लिखना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन अगेन स्टार्ट किया कि एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि जैसे जैसे हम फ्रीडम के नजदीक पहुंच रहे थे, द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर अवेकन्ड वेरी रैपिडली। The people of the hill participated in freedom struggle at national and also at the state level, and they also started the movement to establish responsible government। और इसी मूवमेंट के तहत प्रजामंडल के जो मूवमेंट्स हैं वो हिमाचल के अंदर चालू हुए हैं। कि सबसे पहले तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट हुए, ठीक है, जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर आते थे हिमाचल के एरियाज, वहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट द प्रजामंडल मूवमेंट दे स्टार्टेड फॉर्मिंग। बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे हिमाचल के अंदर, वहां पे भी सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट हुए, जो ब्रिटिशर्स के साथ साथ लोकल रूलर्स के अगेंस्ट भी थे। कि लोकल रूलर्स को वर्ज कर रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेकर आइए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को आप लोग इंस्टॉल करिए अपने प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी। इसमें फिर मंडी कॉन्स्पिरेसी की मैंने बात कर दी कि गदर मूवमेंट के अंडर 1914-15 में मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। मंडी और सुकेत में मीटिंग हुई 1914 जनवरी 1915 में, और सुपरिटेंडेंट एंड वजीर ऑफ मंडी एंड सुकेत को असैसिनेट करने की वहां पर डिसीजन लिया गया, ठीक है। इसके बाद पचहौता एजिटेशन की हम बात कर देंगे कि पीपल जो सिरमौर के लोग थे वो 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दे यूज दिस क्विट इंडिया मूवमेंट एज अ प्लेटफॉर्म, जहां से उन्होंने अपना रिवोल्ट को लॉन्च किया। फिर मैंने जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स एक्टिव रहे इस टाइम पीरियड में हिमाचल के अंदर, उनके मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है। मैंने ऐसा इसलिए किया कि एग्जामिनर को आई वांट टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्रजामंडल मूवमेंट, बट आल्सो आई वांट टू शो कि इस टाइम पीरियड के बारे में मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने सभी फ्रीडम फाइटर्स इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए। फिर एक एक करके सिरमौर और चंबा प्रजामंडल के बारे में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, पहले सिरमौर का और फिर चंबा का प्रजामंडल, राइट। इसमें भी सारे कीवर्ड्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। जैसे सिरमौर की बात करें तो आपको टाइम फ्रेम बताना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए सिरमौर स्टेट में। उसके बाद आपका प्रजामंडल मूवमेंट जो है वो 1939 में सेटअप भी हो गया। नेक्स्ट, शिवानंद, रमौल, चौधरी शेरजंग, नाहर सिंह, नगेंद्र सिंह, इन सभी इंपॉर्टेंट फ्रीडम लीडर्स के बारे में आप लोग यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देंगे। और फिर चंबा प्रजामंडल के मूवमेंट की बात होगी कि इस तरीके से गांधी जी की ब्लेसिंग के साथ डेमोक्रेटिक राइट्स को इंश्योर करने के लिए चंबा के राज्य में भी प्रजामंडल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, जहां पर चंबा रियासती प्रजामंडल को ऑर्गेनाइज किया गया, और एक डेलीगेशन इंक्लूडिंग दीज इंपॉर्टेंट लीडर्स वाज आल्सो सेंट टू द कांग्रेस स्टेट कांग्रेस सेशन, राइट। सो इसी के साथ इट कैन बी सेफली कंक्लूडेड। अब यहाँ कंक्लूजन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रजामंडल मूवमेंट्स इन चंबा एंड सिरमौर वर इंस्ट्रूमेंटल इन मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटी कॉलोनियल एंड डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। और लोगों ने ये प्रजामंडल मूवमेंट्स को एज अ tool use किया in order to gain much more administrative and democratic reforms in their own princely states, or if they were living under British India in their own provinces, right? So this is how you could have written the answers for all these three questions। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ ये सेशन तो मैं यहाँ पर कंक्लूड करता ही हूँ। जाते जाते आपको अगेन रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि देखो, एचपीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग हो, चाहे करंट अफेयर्स डिस्कशन हो, चाहे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन हो। और उन सभी इनिशिएटिव्स में हमारा जो कॉमन प्लेटफॉर्म रहता है वो ये रहता है कि किस तरीके से प्रीलिम्स मेंस के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन आपकी बेटर होती जाए। और इसीलिए द 5-in-1 टेस्ट सीरीज हैज बीन लॉन्च्ड बाय एडुटैप
एज वेल एज द पावर पैक 5-in-1 टेस्ट सीरीज में आपको मोर देन 30 टेस्ट इंक्लूडिंग स्टैटिक जीएस टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट एंड हिमाचल जीके टेस्ट आपको मिलते हैं। और इसके साथ आपको लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स की कवरेज मिलती है। आपको जो हिमाचल जीके का पूरा मॉड्यूल है वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के साथ वो अवेलेबल होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल रहती है। अगर आप पावर पैक को सब्सक्राइब करते हो तो यहां पर आपको पूरा जीएस का मॉड्यूल और सीसेट का मॉड्यूल भी मिलता है अलॉन्ग विद द कंपोनेंट्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर। यानी कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स एंड मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के लेक्चर्स एंड नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं पावर पैक के अंदर। बोथ ऑफ दीज कोर्सेज आर वेरी अफोर्डेबली प्राइस्ड। और अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन इन कोर्सेज के बारे में चाहते हो तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेकआउट करो, वहां पर आपको और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट दीज कोर्सेज। सो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।